एक सुनहरी और उज्ज्वल सुबह माँ के दफ्तर जाते ही जब रामू काका घर के कामों में व्यस्त थे, अनन्या ने माँ के नाम एक संदेश लिखा। माँ, आज मैं नानी की मजेदार कहानियों का मजा लेने उनके घर जा रही हूँ। आप और काका मेरी चिंता बिल्कुल ना करना। मैं नानी के घर सुरक्षित रहूंगी और रीमा के साथ खूब मजे करूंगी। इतना लिख अनन्या धीरे से उस खत को माँ के बिस्तर पर रखाती है। अनन्या ने चुपके से अपनी सैंडल पहनी। रामू काका ने बर्तन धोते धोते उसे पुकार लगाई। अन्या बिटिया, आपके लिए मैंने टेबल पर आपका पसंदीदा मिल्क शेक बना के रखा है, उसे पी लीजिए नहीं तो गर्म हो जाएगा। इस बार नानी से मिलने की धुन में अनन्या ने एक ही बार में काका की बात मान ली और मुस्कुराते हुए उन्हें ग्लास देने किचन में गई। अनन्या ने चुपचाप काका की तरफ देख शरारती आंखों से मुस्कुरा दिया। मन ही मन वह विचार कर रही थी कि जब घर में उसके बनाए हुए प्लान के बारे में सबको पता चलेगा तो कितना हंगामा मच जाएगा। इस विचार की गुदगुदी उसके चेहरे को दमका रही थी। अपना छोटा सा बैग उठा, उसमें पानी की बोतल और नानी के लिए जो उसने एक कार्ड बनाया था उसे अनन्या अपने साथ लेकर घर से चुपचाप चल दी। उसकी नानी का घर वहां से कुछ दूर एक पहाड़ के निचले हिस्से की तराई में था। अनन्या अपनी माँ के साथ कई बार रविवार को जब उनकी दफ्तर की छुट्टी होती थी तब पैदल ही नानी के घर की यात्रा पर निकल जाती। आपस में गपशप करते कब रास्ता पूरा हो जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। पर इस बार बात कुछ अलग थी। उसके साथ ना माँ थी और ना ही उनकी सुरक्षा और सरपरस्ती। वह बिल्कुल अकेले अपने साहस और निडरता की डोर पकड़े चली जा रही थी। मन ही मन वह नानी को उसे देख मिलने वाले सरप्राइज के ख्यालों में डूबी हुई थी। ऊंचे नीचे रास्ते, सड़क किनारे लगे छोटे छोटे फूल और उन पर उड़ती तितलियां व पहाड़ों के बीच से गुजरती पगडंडी, आज हवा में उसे एक नई सी ताजगी महसूस हो रही थी। घर के बंधन और माँ की रोकटोक से आज़ादी की खुशी में आज पहली बार उसे वह रास्ता इतना सुहाना प्रतीत हो रहा था। उसने नानी की ही सिली हुई पीली फ्रॉक पहन रखी थी। पहाड़ों के बीच रास्ते में एक छोटा सा तालाब था। जब भी वह माँ के साथ वहां से गुजरती, वहां के सुंदर दृश्य और बेहद साफ और निर्मल पानी की चमक उसके चेहरे की दमक और बढ़ा देती। उसने झट से अपना बैग तालाब के किनारे रखा और वहीं कुछ देर उसके साफ पानी को निहारते बैठ गई। कभी उसमें अपना प्रतिबिंब देखती तो कभी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर खुद ही जोर से हंस पड़ती। नानी माँ की सुनाई हुई शेर और चालाक खरगोश की कहानी उसे याद आ रही थी, जिसमें वह बेवकूफ शेर खुद की शैडो कुएं में देख उससे लड़ने कुएं में कूद गया था। तालाब गहरा हो सकता है बेटा, पानी के बहुत पास मत जाओ। माँ की दी हुई हिदायतें उसके कानों में गूंज रही थी। हर बार माँ उसे पानी से दूर रहने को सचेत तो कर देती, किंतु उसके मन में दबे उत्सुकता और जिज्ञासा की उठती लहरों को वह रोक ना पाती। अपनी नई नई आज़ादी के चलते उसके चंचल मन में पानी को छूने और नजदीक जाने की उत्सुकता बढ़ गई। जैसे ही वह पानी के पास एक बड़ी चट्टान पर बैठने लगी, उसका पाँव निकट की फिसलन पर चला गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अनन्या तालाब के पानी में अंदर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो रही थी और उसने दुनिया को आखिरी बार अलविदा बोला। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। एक जादुई दुनिया जो उसने सिर्फ अपनी नानी की सुनाई हुई कहानियों में ही जानी थी। वहां अपने आप को बिल्कुल अकेला जानकर अनन्या घबरा गई और रोने लगी। कौन हो तुम? तुम हमारी दुनिया की तो नहीं लगती। आवाज सुनते ही अनन्या ने घूम के देखा तो एक बड़ी सी जादुई मछली को अपने बगल में उसे बड़े प्यार से निहारते पाया। उस मछली ने उसे पूछा, तुम रो रही हो? क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? चिंता मत करो,
मैं तुम्हें अपने लोक की महारानी के पास ले चलती हूँ, वही तुम्हारे लिए कोई समाधान निकालेंगी। आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अपने लोक की सैर कराती हूँ। इतना कह उसने अनन्या को अपनी पूंछ की सहायता से अपने ऊपर बिठा लिया और महल के रास्ते चल दी। जल लोक की उस नगरी में अनन्या ने कई दुर्लभ किस्म के पानी के जानवर देखे। छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां और बड़े बड़े कछुए, तारों सी चमकती आंखों वाली मछलियां, तो कहीं पोपट जैसे मुंह वाली मछलियां। सीहॉर्स इतना बड़ा कि जिस पर बैठ अनन्या उसकी सवारी कर सकती थी। अनन्या और मछली के पहुंचने पर जल लोक के महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। इतना भव्य और आलीशान महल तो उसने अपनी कहानियों की किताबों में ही देखा था। सोने की छत और कीमती रत्नों से बने खंभे, सब इतना विशाल था कि अनन्या खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। महल के बीचों बीच मेंढकों की एक विशाल सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। महल के भीतर घुसते ही अनन्या ने महारानी को देखा। वो एक जलपरी सी दिख रही थी। महारानी के चेहरे पर रुतबा, रुआब और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महारानी ने जल लोक की सेना को पृथ्वी लोक के इंसानों से युद्ध आरंभ करने का आदेश दे रखा था। पूरे जल लोक में इस युद्ध की बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी बड़ी सबमरीन सी दिखने वाली मशीन तैयार की जा रही थी। मेढकों की जाबाज सेना इंसानों से लड़ने को उतावली हो रही थी। बड़े बड़े कछुओं पर सवार मेढक सेनापति युद्ध की तैयारियों की देखभाल कर रहे थे। इस बदले हुए वातावरण को देख अनन्या कुछ सहम गई। जल लोक की खूबसूरती मन ही मन अब उसे डराने लगी। उसने बहुत सौम्यता और कुछ झिझक से मछली से युद्ध का कारण पूछा। अनन्या को उस दयालु मछली ने बताया कि इंसानों के एक समूह ने जल लोक के राजा को जाल बिछाकर पकड़ लिया। एक बार जब राजा अपने इलाके की सैर करने निकले तो उन्होंने एक अलग तरीके के कॉस्ट्यूम पहने एक इंसान को अपने नगर में पाया। वह इंसान मछलियां पकड़ते पकड़ते बहुत गहरे पानी में चला गया और बहुत दूर निकल आया। वह जल लोक आ पहुंचा। जल राजा ने उसे अपना अतिथि मान उसकी देखभाल की और उसे खतरनाक मछलियों से भी बचाया। राजा ने अपने अतिथि को अपना मित्र मान उसका विशेष आदर किया और उसे अपने महल में सारी राजकीय सुख सुविधा से रहने की अनुमति भी दी। जल रानी ने भी उसके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। राजा को अपने अतिथि पर बहुत भरोसा हो चला और उन्होंने जल लोक तक पहुंचने का एक गुप्त मार्ग जो सीधा महल तक पहुंचता है वह भी उसे बता दिया। जब अतिथि वापस गया तो जल राजा ने उसे समुद्र की गहराई में प्राप्त होने वाले कुछ अत्यंत दुर्लभ रत्न और बेशकीमती हीरे मोती प्रदान किए। जल राजा उस इंसानी अतिथि की फितरत को नहीं भांप पाए। उस अतिथि ने पृथ्वी लोक पर पहुंचकर अपने अन्य साथियों के साथ जल लोक पर आक्रमण कर दिया। जल लोक के राजा की दी हुई सारी गुप्त जानकारी का फायदा उठाते हुए उस इंसान ने अपने साथियों सहित गुप्त मार्ग से महल के अंदर प्रवेश कर लिया और हमारे जल राजा को बंदी बना लिया। धोखे से किए गए आक्रमण के आगे हमारी सारी सैनिक तैयारी विफल हो गई और हम अपने राजा की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गए। इंसानों द्वारा दिए गए इस धोखे को जल लोक का कोई भी प्राणी आज तक भूल नहीं पाया। हम सब इसका बदला लेने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारी जलरानी बदले की आग में पूरी तरह से जल रही है और अब हम तुम्हारे माध्यम से इंसानों से बदला लेने के कार्य को बहुत जल्द पूरा कर सकेंगे। इतना कह वह मछली बहुत भयानक रूप से हंस पड़ी। अब तो अनन्या के पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। मेंढकों की एक बड़ी सेना ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया और अपनी महारानी की सेवा में उसे प्रस्तुत किया। जब जल रानी ने अनन्या को देखा तो उनके खौफनाक इरादे और भी मजबूत हो गए। उन्होंने उसे पकड़कर जेल में बंद कर देने का आदेश दिया।
वे अनन्या से जल राजा की मौत का बदला लेना चाहती थी। अनन्या घबराकर जल रानी से बार बार माफी मांगने लगी। उसने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की कि पृथ्वीलोक का हर इंसान धोखेबाज नहीं होता और वे उस पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन जल रानी उसकी किसी भी बात को सुनने को राजी नहीं हुई। अनन्या डर से बहुत घबरा गई और जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। चिल्लाते चिल्लाते एकदम से अनन्या को एक जाने पहचाने स्पर्श का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो अपनी माँ और नानी माँ को पास खड़ा पाया। अनन्या जोर से अपनी माँ के गले लग गई और रोने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। माँ ने धीरे से उसे शांत किया और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी नानी माँ से मिलने की इच्छा को देख इन्हें अपने दफ्तर में छुट्टी की एप्लीकेशन दे रखी थी। जब तुम रामू काका को बताए बिना नानी के घर के लिए चुपचाप निकल गईं, तब मैं भी उसी दोपहर तुम्हें सरप्राइज देने घर जल्दी आ पहुंची। तुम्हारे लिखे खत से जब मुझे तुम्हारे इरादे का पता चला तो हम तुरंत तुम्हें खोजने निकल पड़े। मैंने तुम्हारे मामाजी को इस बात की जानकारी फोन करके दे दी। तालाब के पानी से जुड़ी तुम्हारी दिलचस्पी के बारे में जब रीमा ने मामा को बताया तो वे समझ गए कि तुम तालाब के आसपास जरूर गई होगी। मामा तुरंत अपने साथियों के साथ तुम्हारी तलाश में तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने तुम्हें तालाब के किनारे जमीन पर बेहोश पाया। पूरी तरह से तालाब के पानी में भीगी व अकेली देख मामा तुम्हें जल्द से जल्द नानी के घर ले आए। मैं भी रामू काका को साथ ले जल्द नानी माँ के घर पहुंच गई। क्या तुम जानती हो हम सब इस हादसे से कितना घबरा गए थे। सारी रात तुम बेहोश रहीं और हम सब ऐसे ही तुम्हारे पास बैठे रहे। तुम इस हालत में कौन सा खौफनाक सपना देख रही थीं? जरा हमें भी बताओ। मेरे बार बार मना करने और समझाने पर भी तुम्हारे उस तालाब के प्रति आकर्षण ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे इस निडर और लापरवाह स्वभाव के चलते तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इतना कह माँ अनन्या को गले लगाकर जोर से रोने लगी। अपनी माँ के प्यार को देख अनन्या को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ और वह समझ गई कि हमारे बड़ों की दी हुए सलाह और शिक्षा ही हमारी सच्ची दोस्त है। निडरता और जिज्ञासा हमेशा सीमित दायरों में ही आनंद देती हैं। यदि हम बार बार अपने बड़ों की दी हुई चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे तो किसी भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसने अपनी बाकी की गर्मियों की छुट्टी अपनी नानी के घर बड़े मौज से बिताई। हर रोज नानी माँ दोनों बहनों को राजा रानी और परियों की दिलचस्प कहानियां सुनाती। अनन्या के मन में उसका देखा हुआ डरावना सपना सदा के लिए बस गया। सपने में देखे हुए जल लोक की सुंदरता को वह नानी की कहानियों में ढूंढती रहती, किंतु जल रानी द्वारा पकड़े जाने पर जो बेबसी और लाचारी उसने महसूस की, उस भावना ने उसे अपनी माँ की शिक्षाओं को हमेशा याद रखने की महत्वपूर्ण सीख जिंदगी भर के लिए सिखा दी।